अस्सलामुअलैकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज हम डिबेट थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कंटिन्यू रखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन नंबर 9 तक इसे ड्राइव किया था, जो कि रिलेशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर्स को शो करता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो काइंडली आप पहले उसे देख लें। तो टोटल फ्रीक्वेंसी एन यू ये इक्वल टू है 3n ओवर म्यू एम क्यूब इंटू म्यू क्यूब। और अगर हम एक एटम की बात करें, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, तो दूसरे एटम की फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा, वो न्यू प्लस डेल म्यू होगा, यानी कि मामूली सा चेंज होगा। तो इस चेंज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर इसको हम डिफरेंशियल अगर इसका ले लें, ठीक है। तो डेल एन न्यू इज इक्वल टू 3n ओवर म्यू क्यूब। इसको हम एज ए कांस्टेंट ले सकते हैं और ये टर्म जो है ना इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। सही है। इसे हम इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे के अब हम जो है ना असल काम की तरफ आएंगे, वो है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को इस रिलेशन के लिहाज से सेटिस्फाई करना है। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ क्वांटाइज लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर वो हमारे पास क्या होती हैं, द इंटरनल एनर्जी, एक मिनट, the internal energy for quantized oscillator, linear oscillator is वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होती हैं। U इज इक्वल टू 3n के थीटा इंटू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर थीटा बाई टी माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1/2। तो ये था हमारे पास इंटरनल एनर्जी का रिलेशन, ठीक है। अब क्योंकि हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो है ना इस एक्सप्रेशन के अंदर 1/2 को जो है ना नॉर्मली निगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। ज़्यादातर जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो 1/2 को हम यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हैं 1/2 हैज़ नो इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक हीट, ठीक है। सो लिहाजा यहाँ पे हम 1/2 को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे सकते हैं। अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के लिहाज से कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, देखें, जो कि सॉलिड के अंदर जो n नंबर ऑफ एटम हैं, ठीक है, वो क्या है, वो है 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। प्रीवियस इक्वेशन में हम कर चुके हैं कि डेल एन यू को हमने क्या इक्वल किया था, 3n, ठीक है, क्योंकि n नंबर ऑफ सॉलिड जो है ना वो वाइब्रेट करते हैं अलॉन्ग 3 डायमेंशन, ठीक है, तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 होती हैं। तो हम n न्यू को हम 3n कह सकते हैं। तो ये सारी वैल्यू 3n की अब हो गई हैं। तो यहाँ पे जो है ना 3n की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 10 in 11, ठीक है, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग 10 in इक्वेशन 11। तो इक्वेशन 11 हमारे पास जो है ना कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे 3n की जगह ये वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा देंगे, 3n ओवर म्यू क्यूब, ठीक है, म्यू स्क्वायर और डेल न्यू इस तरह से आ जाता है। और बाकी जो है इसका, ठीक है, के, अच्छा, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं h न्यू ओवर के, इस तरह से, और बाकी ये वाली टर्म, ठीक है। क्या क्या है, हमने 3n की जगह जो है ना ये वैल्यू पुट की, बाकी वैल्यू ये इस तरह से। तो ये के से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे आप देखें कि डेल यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये इक्वेशन जो है ना डेल की फॉर्म है, तो हम यहाँ से अपनी तरफ से भी डेल कह सकते हैं क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही है। अब अगर इस इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो किस तरह लिखेंगे, डेल यू इज़ इक्वल टू 9n, ये न्यू और न्यू क्यूब, ठीक है, डेल न्यू को चलें लास्ट में लिख लेंगे,
म्यू एम क्यूब, ठीक है, और ये वाला एच भी है यहाँ पे, तो एच आ जाएगा, और बाकी ये एक्सपोनेंशियल टर्म, और उसके अलावा जो है ना डेल न्यू को हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी जो है ना हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। तो इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज आता है वो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में जो है ना ये फ़र्क पड़ा है पहले की पानी का जो आइंस्टाइन में हमने यूज़ किया था। अब जो है ना इंटरनल एनर्जी कुछ इस तरह से है हमारे पास, ठीक है। तो अब टोटल इंटरनल एनर्जी के लिए हम इसे जो है ना, चूँकि ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये जो है ना टोटल जो है ना इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारे पास आ सकता है। तो U इज़ इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, वेरिएबल टर्म हमारे पास क्या है, जस्ट ये न्यू टर्म है, बाकी टर्म को हम जो है ना बाहर निकाल सकते हैं। 9n h ओवर म्यू क्यूब, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर भी न्यू मौजूद है, अगर हम थीटा की वैल्यू जिस तरह हमने यहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है, प्रीवियस इक्वेशन में, तो यहाँ भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू ये हमने यूज़ की थी, तो यहाँ पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं एच न्यू बाई के, यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, ऑनवर्ड, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है 0 से म्यू एम तक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू क्यूब और ई की पावर एच न्यू ओवर के टी -1, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे अब डेल न्यू की बजाय डी न्यू आएगा, क्लियर। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लेट करेंगे कि एच न्यू बाई के जो है ना, इसे किसी और वेरिएबल के लेट कर लेते हैं, फिर ये इंटीग्रेट हो पाएगा। एच न्यू बाई के टी को हमने लेट कर लिया है कि ये x है, ठीक है, x डिस्टेंस तक वो जो है ना वाइब्रेट करता है। फिर उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए हम यहाँ पे xm कहेंगे, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी न्यू है और दूसरी न्यू m है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का भी पता होना चाहिए, तो यहाँ पे ये h न्यू m बाई के टी इस तरह से आता है। अब यहाँ देखें एच न्यू एम बाई के टी, एक और फैक्टर यहाँ से आ रहा है, उसे हम थीटा डी बोलेंगे। अब थीटा डी बाई टी, अब थीटा डी क्या है, डी बाई टेम्परेचर, क्रिस्टलिक टेम्परेचर। यहाँ पे थीटा डी क्या है, डी बाई टेम्परेचर, सही है। अब यहाँ से हम न्यू एम भी निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं ना, तो न्यू एम हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, के टी बाई एच इंटू एक्स एम, ठीक है। और यहाँ से भी हम जो है ना इस इक्वेशन से न्यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और फिर उसका डिफरेंशियल लेके डी न्यू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से न्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, के टी एक्स ओवर एच, इस तरह से, ठीक है। अब इसका अगर मैं डिफरेंशियल लूँ, ठीक है, इसका अगर डिफरेंशियल लें तो ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगा, के टी ओवर एच इंटू डी एक्स। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पोर्शन अब मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू एम की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर ली है, ठीक है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली है, और इसकी जगह x आ गया -1, और डी न्यू की जगह ये टर्म आ गई, ठीक है। अब ये h जो है ना इस h के साथ कैंसिल हो सकता है, ये के टी बाई एच का क्यूब है और ये के टी बाई एच का क्यूब है, इनको अलग करके जो है ना इन्हें भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, सही है। और ये के टी जो है ना ये फिर इसी तरीके से स्टार्ट में आ जाएगा, सही है। तो हम इसे लिख सकते हैं न्यू इज़ इक्वल टू 9n ओवर के टी ओवर एच क्यूब इंटू एक्स एम क्यूब, सही है, इसको इस तरह लिख लिया है, और 0 से एक्स एम, क्योंकि अब डिस्टेंस की बात हो रही है, वेरिएबल डिस्टेंस है, लिहाजा इसकी लिमिट भी इस तरह से चेंज हो जाती है, के टी बाई एच इसका क्यूब और साथ में एक्स क्यूब ओवर एक्सपोनेंशियल एक्स -1, और इस के टी को चले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाली टर्म ही बचानी है, बाकी टर्म जो है ना ये इस तरह से, ठीक है। अब फर्दर देखें यहाँ पे ये जो एक्स एम है, ठीक है, इसे हम डिबे की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 9n
के टी, एक्स एम को हम लिख सकते हैं टी ओवर थीटा डी और इसका क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये उलट हो जाएगा। एक्स एम असल में था थीटा डी बाई टी, लेकिन इसे जो है ना उलट लिख लिया इस तरह, क्योंकि यहाँ पे ये इन्वर्स में था। और आगे जो है ना इंटीग्रल 0 से एक्स एम, सही है, और एक्स क्यूब और एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। सो दिस इज़ डीबे मॉडल। एक्चुअली डीबे मॉडल जो है ना यहाँ तक है, ठीक है। आगे अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम एक्सपेरिमेंटली जो है ना एट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे जो है ना इस फार्मूले के लिहाज से देखेंगे। तो इसे भी इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 11 तक थे हम, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे देंगे, ठीक है। एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये रिलेशन को यूज़ करके अब हम देखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 12 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आता है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके देखेंगे कि एट वेरी हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन किस तरह से आता है, और फिर हम देखेंगे कि एट वेरी लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन किस तरह से आता है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होगा तब क्या होगा, ये वाला फैक्टर थीटा डी बाई टी ये वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाली टर्म बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, नीचे वाली टर्म बहुत ज़्यादा है ऊपर वाली टर्म से, तो टोटल जो रिजल्ट होगा इसका ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ना ये एक्सपोनेंशियल टर्म में अपेयर है। तो जब एक्सपोनेंशियल टर्म लेस देन 1 हो जाएगी तब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ना वो फर्दर एक्सपैंड हो जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि e की पावर x जो है ना ये बायनोमियल सीरीज़ के थ्रू इस तरह से एक्सपेंड हो जाती हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। अब इसे यहाँ पे यूज़ करें तो u हमारे पास इक्वल टू आ जाता है 9 kT इंटू टी बाय थीटा डी इसका क्यूब, ठीक है, और लिमिट 0 से एक्स एम तक एक्स क्यूब। तो हम जो है ना अब इस एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स, और हायर टर्म को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये -1 एज इट इज़। तो ये -1 + 1 से इस तरह से कैंसिल हो जाता है, और ये वाला x जो है ना इसकी 3 पावर है ना, तो यहाँ पे 2 पावर बच जाएंगी, और dx जो है ना यहाँ पे एज इट इज़ आ जाता है। अब यहाँ पे जस्ट एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, बाकी टर्म तो कैंसिल हो गई। अब एक्स स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट पुट करें तो एक्स एम क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 9n kT टी बाय थीटा डी इसका क्यूब, और यहाँ पे बच जाएगा एक्स एम क्यूब ओवर 3, इस तरह से। फर्दर अगर हम इसे सोल्व करें तो ये 3 जो है ना यहाँ से 9, ठीक है। अब एक्स एम हमारे पास क्या होता है, एक्स एम हमारे पास स्टार्ट में हम देख चुके हैं, ठीक है। एक्स एम यहाँ पे हम फर्दर इसे सोल्व कर लेते हैं, 3n kT और यहाँ पे t बाय थीटा डी। एक्स एम हमारे पास होता है, यहाँ पे क्यूब भी है, तो एक्स एम हमारे पास होता है थीटा डी बाय टी और इसका क्यूब, ठीक है। अब देखें तो ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, तो हम इन्हें कैंसल आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो u हमारे पास आ जाएगा 3n kT इस फॉर्म में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब क्या आती हैं, जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होती हैं, du/dt इस तरह से, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो सी भी हमारे पास सिंपली आ जाता है 3nk, ठीक है, और k हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन। तो हम अगर k की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा n/na और यहाँ पे r, ठीक है, ये बन जाएगा 3nr, ठीक है। अब मोलल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती हैं, वो कुछ इस फॉर्म में है, CV और n, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल। तो इसे भी m से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3r, मतलब कि स्पेसिफिक मोलल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास आ गई है 3r, ठीक है। तो यहाँ तक तो आइंस्टाइन का रिजल्ट भी ठीक था, ठीक है, वहाँ भी 3r ही आ रहा था, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस तरह से होती है, ठीक है। अब लो टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि फिर इसका रिज़ल्ट किस तरह से आता है। अब देखते हैं कि एट वेरी लो टेम्परेचर पे क्या होगा।
थीटा डी बाई टी टर्म जो है ना ये वेरी वेरी लार्ज होगा 1 से, ठीक है। तो ये टर्म बहुत ज़्यादा होगा। अब एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ना ये एक्सपेंड नहीं होगी बल्कि ये अब सोल्व होगी, इसे हम अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन u को हम अगर लिखें तो 9nkt t बाय थीटा डी इसका क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है ना ये जानी पहचानी इंटीग्रेशन है, सही है। ये गामा फैक्टर और बीटा और गामा फंक्शन को आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये उस लिहाज से भी सोल्व हो जाते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर जो है ना लिख रहा हूँ, आप इसे चाहें तो सोल्व कर भी लें, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन हो, ठीक है, लिमिट कुछ भी हो, ठीक है, और इंटीग्रेशन अगर कुछ इस फॉर्म में हो तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आता है पाई की पावर 4 ओवर 15 इस तरह से आता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसका यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, पाई की 4 ओवर 15 इस तरह से, ठीक है। अब इसे मज़ीद थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 × 9 और 5 3 × 15 इस तरह से हो जाता है। तो u इज़ इक्वल टू 3/5 nkt और ये जो टर्म है, सही है। तो इसे हम क्यूब से खोल लेते हैं, पहले पाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो पाई पहले लिख लेते हैं, पाई की 4, ठीक है। ये t इस t से मल्टीप्लाई होकर ये t की पावर 4 हो जाएगा और नीचे जो है ना थीटा डी की पावर 3 इस तरह से, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है हमारे पास, वो होती है डेल u बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसे डिफ्रेंशिएट करें फिर t के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास कुछ यूँ आएगा CV इज़ इक्वल टू 3/5 nk पाई की पावर 4 और थीटा डी को भी यहाँ लिख लेते हैं, जस्ट t ही डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी टर्म तो कांस्टेंट है ना। तो t की पावर 4 को जो है डिफ्रेंशिएट करें तो ये कुछ इस तरह से आता है 4t की 3 और 4 को 3 से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है ना। तो इस तरह से बना। अब हम इसे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो CV इज़ इक्वल टू 12/5 पाई की 4 nk, तो इसे हम लिख सकते हैं n/na और साथ में क्या आएगा r, ठीक है। और n/na को अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्मॉल n ही लिख लेता हूँ, है ना। पीछे हम इसे सोल्व कर भी चुके हैं तो nr आ गया और इसे मैं लिख सकता हूँ t बाय थीटा डी का होल क्यूब, या फिर अलग ही रहने दें फ़िलहाल, ठीक है, t की क्यूब और थीटा डी का क्यूब, ठीक है। अब मोल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या होता है CV/n और ये इक्वल टू हो जाता है n से, अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये n कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको देखें, ठीक है। यहाँ पे CV जो है ना इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पे CV का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है वो ये हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं t की पावर 3 के, और ये एक्सपेरिमेंटली रिज़ल्ट के साथ बिल्कुल मैच कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लॉ को हम कहते हैं T³ लॉ, ठीक है। इस लॉ का एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है, दिस इज़ कॉल्ड T³ लॉ, ठीक है। यहाँ तक सही है। अच्छा, अब ये डिबेट थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है और इसके साथ ही हमारा जो है ना स्टैटिस्टिकल का सिलेबस तकरीबन कंप्लीट हो गया है। जितने भी टॉपिक थे वो पढ़ गए। अब नेक्स्ट हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को फर्दर कंटिन्यू नहीं रखेंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें रहती है कि डिबेट थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। अगर वो आप मुझे कमेंट में बताएं तो मैं ज़रूर वो अपलोड कर लूँगा, अदरवाइज़ वो सिलेबस में शामिल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो वो मैं अपलोड कर दूँगा, लेकिन टोटली सिलेबस आपका यहाँ तक है। तो फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।